अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉलेज का आखिरी दिन था। सब लोग बहुत खुश थे कि वो अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। लेकिन यतीम शाजिया उस रोज रोते हुए घर पहुंची थी, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। एफएससी में तीसरी पोजीशन आई तो कॉलेज के टीचर्स ने मिलकर उसका मेडिकल में एडमिशन करवा दिया। 7 साल बाद जब शाजिया को एमबीबीएस मुकम्मल करने पर गोल्ड मेडल मिला, तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि घरों में काम करने वाली की बेटी डॉक्टर कैसे बन गई। शाजिया ने रोते हुए जब अपनी माँ को स्टेज पर बुलाया, तो सामने बैठे हुए सियासतदान की नज़र जैसे ही उज़मा पर पड़ी, वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि शाजिया कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम शाजिया है। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनके जाने के बाद हमारा घर एक खामोश कब्रिस्तान की तरह हो गया था, जहाँ सिर्फ जिम्मेदारियां रह गई थीं, और वो भी मेरे कंधों पर। छोटे बहन भाई अपनी उम्र से पहले बड़े हो चुके थे। उनकी मासूमियत उनके चेहरों से कहीं गुम हो गई थी, क्योंकि हमारे पास हंसने खेलने का वक्त ही नहीं था। हमारी माँ को अक्सर बुखार रहता था और वो बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। उनकी आंखों में अक्सर नमी होती थी, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि कुछ नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर करेगा। और मैं उनकी आंखों में छुपी दुआ को समझती थी। मैं खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, कभी कभी उनके घरों पर जाकर, कभी वो हमारे कमरे में आ जाते थे। मुझे यकीन से बचपन से पढ़ने का शौक था। मैं चाहती थी कि मेरी किताबें मेरी दोस्त हों और मेरे ख्वाबों के पार हों, लेकिन हकीकत ने मुझे जल्दी बड़ा कर दिया था। मैंने कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया और अल्लाह ने करम किया तो फीस की फिक्र ना रही थी। मगर इसका बोझ मेरे दिल पर हर वक्त रहा कि अगली बार स्कॉलरशिप ना मिली तो फिर क्या होगा। आज मेरा कॉलेज का आखिरी दिन था। दिल अजीब सी उदासी से भरा हुआ था, जैसे कुछ छीनने वाला हो, जैसे कोई अपना बिछड़ने वाला हो। मेरे कदम बोझल थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ताकि कोई देखे तो समझे कि मैं भी इन लड़कियों में से हूँ जिनके ख्वाब पूरे हो रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कॉलेज की लड़कियां खुश थीं, वो ग्रुप बनाकर तस्वीरें खींच रही थीं। कोई कह रही थी अब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, कोई कह रही थी मैं उस्ताद बनूंगी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। उनके ख्वाब उनके लहजों में झलक रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। मैं एक तरफ बैठी अपनी किताबों को हाथ लगा रही थी, जैसे उनसे आखिरी बार मिल रही हूँ, जैसे वो मुझसे जुदा हो रही हूँ और मैं बेबस हूँ। मैं घर पहुंची तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी माँ ने मुझे देखा तो फौरन घबरा गई। उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती थी और मेरी हालत ने उनको और कमजोर कर दिया। वो मेरे पास आईं और मेरे हाथ पकड़कर पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। मेरे हलक में फांस सी अटक गई थी और मेरे अल्फाज बाहर नहीं आ रहे थे। मेरी माँ बार बार पूछती रही, क्या हुआ है, कुछ तो बता। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, अम्मी अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी माँ का चेहरा और भी परेशान हो गया, जैसे उनका दिल टूट गया हो। मैंने बताया, अम्मी मैं पहले ही स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मुझे दोबारा स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, और वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरी पोजीशन सिर्फ तीसरी आई है। अगर फर्स्ट पोजीशन आती तो शायद मुझे फिर से फ्री तालीम का मौका मिलता, लेकिन अब वो ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तुझे खुश होना चाहिए, तेरी पोजीशन आई है, ये भी कोई मामूली बात नहीं होती। मैंने कहा, अम्मी ये सब बेकार है। जब इस पोजीशन का कोई फायदा ही ना हो, जब इससे मेरा रास्ता बंद हो जाए, तो फिर क्या खुशी मनाऊं? मेरी माँ ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बीच रास्ते से वापस आना भी किसी शिकस्त से कम नहीं होता। मंजिल सामने हो और हम वहां ना पहुंच सकें, तो पीछे मुड़कर देखना भी दर्द देता है। मेरे लिए ये बीच रास्ता ही सब कुछ था। मैंने ख्वाब देखे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, सफेद कोट पहनकर लोगों का इलाज करूंगी और माँ का सर फखर से बुलंद होगा। मेरी माँ ने हमेशा यही ख्वाब देखा था। उनके भाई की बेटी भी डॉक्टर बन रही थी, और अम्मी अक्सर कहती थीं कि डॉक्टर का किरदार मुआशरे में बहुत बुलंद होता है। लोग इनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और वो हर वक्त खिदमत में मसरूफ रहते हैं। उनकी जुबान में शफा होती है, उनके हाथों में जिंदगी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि ये ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ना फीस थी,
نہ سفارش، نہ کوئی سہارا، نہ ہی وقت کہ میں مزید انتظار کر سکوں۔ میری ماں کی آنکھیں امید سے بھری تھیں، مگر میرے دل میں اندھیرا اتر آیا تھا اور میں خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو، جیسے میرا سفر ادھورا رہ گیا ہو، جیسے زندگی نے مجھ سے میرا خواب چھین لیا ہو۔ میری ماں بھی اپنے زمانے کی پڑھی لکھی عورت تھی۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک وقار سا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ کچھ اور طرح کی زندگی سے آئی ہوں، جیسے انہوں نے زمانے کی سختیاں صرف برداشت نہیں کی بلکہ ان کا مقابلہ بھی کیا ہو۔ میں نے سنا تھا کہ وہ اس وقت کے کالج میں پڑھتی تھیں جب لڑکیاں گھر سے باہر قدم نکالنے سے بھی ڈرتی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں جب پہلی بار ملازمت کا خط آیا تھا تو پورے محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے جس نے ماں باپ کے خلاف جا کر نوکری کی۔ مگر میری ماں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ خود پر یقین رکھا۔ وہ اپنے وقت کی نہایت مضبوط عورت تھی، جنہوں نے گھر بھی سنبھالا، نوکری بھی کی۔ اس دن شام کو میری خالہ گھر آئیں تو میری ماں نے ان کو بتایا کہ سمینہ نے پوزیشن تو لے لی لیکن اسکالرشپ نہیں ملی، اور تجھے تو پتا ہے کہ MBBS کروانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں۔ میری ماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے وہ میرے دکھ کو اپنے اندر جذب کر کے بول رہی ہوں، جیسے ان کے الفاظ میری تکلیف کا بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یوں سمجھو کہ بیچاری پاس ہو کے بھی فیل ہو گئی، کیونکہ اب اس کی پڑھائی تو ہم کروا نہیں سکتے۔ اور جب میں نے یہ الفاظ سنے تو دل جیسے ڈوب گیا، جیسے کسی نے میرے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں تھی لیکن ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید کمرے کا دروازہ ادھ کھلا رہ گیا تھا، یہ شاید میری قسمت ہی ایسی تھی کہ مجھے ان الفاظ کو سننا تھا۔ میری خالہ کا لہجہ سخت تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ بھی تو تیرے ہی فیصلوں کا نتیجہ ہے، نہ تو نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا، اب تیرے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ان کا باپ سر پہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ میری ماں نے کون سا فیصلہ کیا تھا، اور اگر میرے باپ کا سایہ ہمارے سر پر نہیں رہا تو اس میں میری ماں کا کیا قصور تھا؟ موت تو کسی کا اختیار میں نہیں ہوتی۔ میرے ابو اس وقت فوت ہوئے تھے جب میرا سب سے چھوٹا بھائی صرف 1 سال کا تھا۔ خالہ بار بار میری ماں کو الزام دے رہی تھی کہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور میری ماں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، جیسے وہ قصوروار ہوں، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ میری ماں نے صرف قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنا سارا وقت ہمیں پالنے میں گزار دیا، کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کبھی مدد نہیں مانگی، یہاں تک کہ جب ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی تب بھی انہوں نے کبھی ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ وہ صرف ہمیں خوش دیکھنا چاہتی، اور آج ان پر الزام لگایا جا رہا تھا تو وہ خاموشی سے سہ رہی تھی۔ میرا دل چاہا میں دروازہ کھول کر باہر آ جاؤں اور اپنی خالہ سے کہوں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کیا حق ہے میری ماں کو یوں شرمندہ کریں، جنہوں نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ساری دنیا سے لڑائی کی؟ مگر میری ماں نے مجھے ایسی تربیت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ ماں کا کہنے لگی کہ تو محبت میں اندھی ہو گئی تھی نا، اسی لیے آج تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تیرے فیصلوں کا خمیازہ تیری اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ میں تو رشتہ لینے آئی تھی، میں تو سوچ رہی تھی کہ منگنی وغیرہ کر دوں، لیکن اب تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کیسے کروں؟ تجھے تو پتا ہے میرا بیٹا تو خود ڈاکٹر بن رہا ہے، میری بیٹی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ہمیں تو لگا کہ تیری بیٹی کسی طرح ڈاکٹر بن جائے گی تو ہم اس کا رشتہ لے لیں گے، لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا، اس لیے سوچا کہ پہلے ہی تجھے بتا دوں تو دل میں کوئی امید نہ رکھے۔ یہ بات سن کر میری ماں کو بہت برا لگا تھا، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں اندر سے خوش تھی کیونکہ میں ایسی عورت کی بہو بننا ہی نہیں چاہتی تھی جو صرف اپنا فائدہ دیکھ کے میرا رشتہ لے جانا چاہتی ہیں۔ رات کا وقت ہوا تو ہم سب نے کھایا۔ چھوٹے بہن بھائی جلدی سو گئے، ان کے چہروں پر نیند کا سکون تھا، لیکن میرے دل میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ جب سب سو گئے تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا، آج خالہ کیا بات کر رہی تھی؟ ماں نے کہا کچھ خاص نہیں، بس تیرے رزلٹ کا پوچھنے آئی تھی، اور کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ تیری شادی کروانا چاہتی ہیں۔
मगर अब लगता है शादी की बात नहीं करेगी क्योंकि उसे पैसे कमाने वाली बहू चाहिए। मैंने कहा, अम्मी, वो कुछ और भी कह रही थी। वो कह रही थी कि आपकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। ऐसा क्यों कह रही थी? मेरी माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर मुझे सोने के लिए कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा, अम्मी, आपने आज तक बाबा की कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं बताया। ऐसा क्यों है? मेरी माँ का चेहरा एकदम सख्त हो गया, उनका लहजा तल्ख हो गया। वो कुछ लम्हे चुप रहीं और फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस करके सो जाओ। मगर मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो है जो वो छुपा रही हैं, कुछ ऐसा जो उनके दिल में छुपा हुआ राज है। जब भी मैं अब्बू के बारे में पूछती हूँ, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, उनकी आवाज़ का लहजा बदल जाता है। वो कोई जवाब नहीं देती और मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे बाप के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बताया जाता। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं थोड़ी देर सुस्ती का शिकार रही, लेकिन फिर मोबाइल की बीप ने मुझे चौंका दिया। मेरी दोस्त की कॉल आ रही थी। वो बहुत खुश लहजे में कह रही थी, यूनिवर्सिटी आ जाओ, हम सब जा रहे हैं एडमिशन करवाने, तुम भी आ जाओ। मैंने थोड़ा सा तौक़ुफ़ किया, फिर जवाब दिया, मेरे पास एडमिशन की फ़ीस तक नहीं है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? तुम सब तो फॉर्म जमा करवाओगी, फ़ीस जमा करवाओगी, मैं क्या करूँगी? वो कहने लगी, कम से कम यूनिवर्सिटी देख तो लो, कुछ खा पी लेंगे, हंसी मजाक करेंगे, अच्छा दिन गुजर जाएगा। मैंने कहा, तुम सब आगे बढ़ोगी और मैं वहीं उठाती खड़ी रहूंगी कि ये मंजर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ने इतना इसरार किया कि मैं इनकार ना कर सकी। यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुझे लगा बस ऐसे ही कुछ देर का दुख सहना होगा। लेकिन जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई। मेरे कॉलेज के कुछ टीचर्स भी वहां मौजूद थे। तो मेरी दोस्तों ने सबसे छुपकर मेरी फीस का बंदोबस्त कर रखा था। हर एक ने थोड़े थोड़े पैसे डालकर मेरी फीस जमा करवा दी थी। मेरे फॉर्म फुल करवा के मुझे लाइन में खड़ा करवा दिया। जब मेरा दाखिला कन्फर्म हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया, दिल से दुआएं दी। मेरे कुछ दोस्त वाकई बहुत अमीर थे। किसी का वालिद फैक्ट्री का मालिक था तो किसी का वालिद बैरून मुल्क था। उनके लिए मेरे लिए कुछ पैसे देना शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो लम्हा पूरी जिंदगी का रुख बदलने जैसा था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनाया। मेरे दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ कि अब मुझे और मेहनत करनी है। मैं घर का काम भी करती थी। माँ लोगों के घरों में काम करके आती तो मैं खाना बनाती, कपड़े धोती, बहन भाइयों को देखती और रात को ट्यूशन भी पढ़ाती ताकि घर के थोड़े बहुत खर्चे में अपना हिस्सा डाल सकूं। मुझे अपनी दोस्तों पर बोझ नहीं बनना था। दिन रात मेहनत करती रही। 7 साल इसी जद्दोजहद में गुजर गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुझे MBBS की डिग्री मिल गई। मैंने पूरे बैच में टॉप किया था। यूनिवर्सिटी में हमारी ग्रेजुएशन की एक बड़ी तकरीब रखी गई थी जिसमें मौजूदा वक्त के मशहूर सियासतदान को खसूसी तौर पर बुलाया गया था। हम सब बहुत पुरजोश थे, सब अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। मैंने चूंकि टॉप किया था इसलिए मेरा नाम सबसे पहले था। मुझे डिग्री के साथ साथ सियासतदान की तरफ से तोहफा भी मिलना था। मेरे लिए वो दिन किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन भी था। इन सालों की थकन ने मेरी सेहत को काफ़ी बर मुतासिर किया था। मेरी पहले जैसी चमक नहीं रही थी। मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन चुके थे। मेरे हाथों की नर्म लकीरें खुरदरी हो चुकी थीं। लेकिन दिल मुतमईन था क्योंकि जिस ख्वाब को लेकर मैं चली थी वो ख्वाब पूरा हो चुका था। मुझे अपनी माँ का फ़ख्र बनना था, वो औरत जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया मेरे लिए। अब वक्त था कि उसे वो सब लौटा सकूं जो बरसों से उसने सिर्फ मेरे लिए छोड़ दिया था। तकरीब में हमें अपने वालदैन को भी लेकर जाना था। मैंने अपनी माँ से कहा वो मेरे साथ ज़रूर चलेंगी। वो मुस्कुराईं और कहा ज़रूर चलूँगी। बच्चों को तैयार किया, माँ को भी कहा कि वक्त पे तैयार हो जाइएगा क्योंकि मुझे पहले यूनिवर्सिटी पहुँचना था। वो मुझसे 1 घंटा बाद वहाँ पहुँची। मैंने उन्हें ऑडिटोरियम में मेहमानों वाली कतार में बिठाया। वो बहुत खुश थीं। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रही हूँ मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो मैंने बरसों सोचा था।
لیکن کہہ نہ سکی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ فخر نمایاں تھا جس کا بیان ممکن نہیں تھا۔ تقریب کا آغاز ہوا، ہر طرف خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی، جس کی آواز نے دلوں کو نرم کر دیا۔ اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی، جس نے ماحول کو اور زیادہ روحانی بنا دیا۔ اسٹیج پر موجود ہر فرد سنجیدہ اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد تقریب کے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کیا گیا۔ وہ ایک مشہور سیاستدان تھے، موجودہ دور میں وزارت کے اہم منصب پر فائز تھے۔ ان کا نام نوید لودھی بتایا گیا۔ شکل و صورت میں جاذب نظر شخصیت تھے، پرکشش لباس اور اعتماد سے بھرپور گفتگو ان کے رتبے اور مقام کی بھرپور نمائندگی کر رہے تھے۔ وہ بالکل سامنے صف اول میں بیٹھے تھے، نظریں ہر آنے والے پر گہری تھیں اور انداز ایسا تھا کہ سب کی توجہ کا مرکز وہی تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان کو دیکھ کے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے کا کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے تو ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ سوچا کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، جیسے اگر میں ان سے مدد مانگوں گی تو وہ مدد ضرور کریں گے۔ لیکن اب مجھے مدد کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے تیسے میں نے اپنی زندگی کا راستہ سیدھا کر ہی لیا تھا۔ میرا نام پکارا گیا، میرے تعارف کا وقت آیا تو میں نے خود یہ درخواست کی کہ میرے بارے میں صاف اور سچ کہا جائے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بتایا جائے کہ میرے حالات کیا تھے اور میں کہاں سے چلی تھی۔ میں نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ میری والدہ گھروں میں صفائی کرتی ہیں اور میں انتہائی غریب پس منظر سے ہوں، تاکہ یہ مثال قائم ہو کہ محنت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ مجھے اپنے ماضی سے شرمندگی نہیں تھی، بلکہ فخر تھا، کیونکہ اسی نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میرا نام پکارا گیا، میں اسٹیج پر گئی، مجھے ڈگری دی گئی اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، جیسے ہر خواب ایک پل میں حقیقت بن گیا ہو۔ نوید لودھی نے میری تعریف کو بہت غور سے سنا، اور جب میں ڈگری لے رہی تھی تو وہ اپنی نشست سے اٹھے اور اعلان کیا کہ وہ مجھے 5 لاکھ روپے بطور انعام دینا چاہتے ہیں۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ انہوں نے اسی وقت چیک لکھا، اسٹیج پر آ کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے چیک ہاتھ میں لیا، ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور پھر مائک اٹھایا۔ دل میں ایک خواہش تھی جو میں زبان پر لانا چاہتی تھی۔ میں نے سب کے سامنے کہا، میں یہ چیک خود نہیں لینا چاہتی، میں یہ چیک اس ہستی کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہوں جس کی دعاؤں سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں نے اسٹیج سے مخاطب ہو کر اپنی والدہ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر فخر تھا۔ انہوں نے چیک میرے ہاتھ سے لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اسی لمحے ایک عجیب منظر پیش آیا۔ نوید لودھی اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھے، جیسے دل پر قابو نہ رہا ہو، دوڑتے ہوئے اسٹیج کی طرف آئے۔ سب حیران تھے، ان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے آگے بڑھ کر میری والدہ کو گلے لگا لیا، بے اختیار رونے لگے۔ اسٹیج پر مکمل خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ان پر تھیں۔ ان کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ کہنے لگے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ اور کیا یہ میری بیٹی ہے؟ ان کے الفاظ کمرے میں گونج گئے، ہر کوئی ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ نوید لودھی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی۔ میں سن ہو گئی، جیسے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ الفاظ میرے وجود کو جیسے جکڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سمجھی تھی میرا باپ مر چکا ہے، ہم تو یتیم ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ شخص جس کے پاس اقتدار، دولت، عزت اور شہرت ہے، وہ میرا باپ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں خوش ہوں یا صدمے میں مبتلا۔ میری ماں خاموش کھڑی تھی، مگر آنسو آنکھوں سے بہتے اس کے دل کا حال بتا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے۔ پھر نوید لودھی نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارا اصل گھر دکھاتا ہوں۔ میں اور میری ماں، میرے چھوٹے بہن بھائی جو تقریب میں میرے ساتھ آئے تھے، ہم سب اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی بہت قیمتی تھی اور راستے میں محلے کے لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں سوال بن کر پیچھا کر رہی تھیں، جیسے پوچھ رہی ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس گاڑی میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟
मगर हम खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जा रुकी। नौकर दरवाजा खोलने आ चुके थे और हमें इज्जत से अंदर ले जाया गया। हम हैरान थे। हमने सवाल किया, आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे वालिद कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ ने तो हमेशा यही कहा कि हम यतीम हैं, हमारा बाप का कोई पता नहीं। ये सुनकर वो शख्स यानी नवीद लोधी फिर से रोने लगा और अपने दिल का हाल बताने लगा। कहने लगा, तुम्हारी माँ मेरे दफ्तर में काम करती थी, वहीं से मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उस वक्त मेरा कारोबार छोटा सा था, मगर दिल बहुत बड़ा था। हमने खामोशी से निकाह कर लिया। तुम पैदा हुई, तुम्हारी बहन भी पैदा हुई। हम सब एक छत के नीचे रहते थे। मेरा असल खानदान गांव में एक बड़ी हवेली में रहता था। मेरा बाप वहां का रईस था। मुझे वहां बुलाया गया। बहाने से कहा गया उसकी तबीयत खराब है। मैं गया तो वहां मुझसे वादा लिया गया कि मैं अपने चचा की बेटी से शादी करूंगा और शहर वापस नहीं आऊंगा। मैंने जिद नहीं की। मैं कमजोर पड़ गया। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया, वहां की जिंदगी में उलझ गया। वहां सबसे झूठ बोला कि मेरी कोई पहली शादी नहीं हुई। मैंने कोशिश की कि तुम लोगों को तलाश करूं, मगर जब तुम्हारी माँ ने जगह बदल ली तो मैं नाकाम हो गया। वक्त गुजरता गया। मैंने जिंदगी को जैसे तैसे काट दिया, मगर दिल हमेशा तुम लोगों को याद करता रहा। अब किस्मत ने मुझे तुम लोगों से मिला दिया है। मेरी दूसरी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे बच्चे अपने कामों में मसरूफ हैं। मैं तन्हा हूँ। मेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं। मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरा नाम रखो, मेरी शनाख्त बनो, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा इजाला करना चाहता हूँ। मैंने ये सब सुना तो मेरा दिल तड़प उठा। मैं बोली, अब क्या फायदा? हमने वो दिन भी देखे जब खाने को कुछ नहीं होता था। हमारी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। हम कपड़ों और जूतों को तरसते थे। हमारी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी बाप की शफकत से आती है। हमने हर दिन मेहनत, मशक्कत और जिल्लत के साए में गुजारा, और आज जब मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं तो वो सब कुछ मेरी माँ की दुआओं और मेरी मेहनत का नतीजा है। आज आप आए हैं बाप होने का दावा करने के लिए। क्या आपको लगता है कि 25 साल की गैर मौजूदगी को चंद लफ्जों और चंद आसाइशों से खत्म किया जा सकता है? वो चुप हो गए। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और उसने बस इतना कहा, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहता हूँ। मेरी माँ खामोशी से ये सब सुन रही थी, फिर आगे बढ़ी और इस शख्स को माफ कर दिया। शायद माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपनों को एक बार नहीं, कई बार माफ कर देती है। नवीद लोधी ने वादा किया कि वो हमें उस मोहल्ले से निकालकर एक बेहतर जिंदगी देगा जहां हम इज्जत से जी सकें और किसी कमी का एहसास ना हो। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था। नवीद लोधी ने कहा था वो हमें बेहतर जिंदगी देगा, मगर वो तो हमें छोड़कर चला गया था। और इस बात को भी 2 हफ्ते गुजर गए थे। हर दिन मैं इंतजार करती रही, हर रात माँ से सवाल करती रही कि वो वापस क्यों नहीं आया। हर बार माँ यही कहती, वो जरूर आएगा, वो कोई झूठा इंसान नहीं, वो वादा निभाएगा। मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने एक दिन गुस्से में माँ से कह दिया, ये अमीर लोग सिर्फ वक्त गुजारते हैं, ये ऐसे ही वादे करते हैं फिर कभी लौट कर नहीं आते। उसने हम पर एहसान नहीं किया बल्कि एक और जख्म दे दिया है। माँ खामोश रही। थोड़ी देर के बाद कहा, मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग इस बात को जानकर अंदर से कमजोर समझो। मैं तुम लोगों को यतीम कहकर पाल रही थी ताकि तुम्हारे अंदर खुददारी रहे। उसने जो भी किया वो उसकी मजबूरी थी और मैंने उसके जाने के बाद कभी उसकी राह नहीं देखी। मगर अब जब वो लौटा है तो मैं जानती हूँ कि वो अपने दिल से लौटा है। वो हमें छोड़ने के लिए नहीं आया, वो हमें अपनाने के लिए आया है। मैं चुप हो गई। मेरे दिल में तूफान था लेकिन लबों पर खामोशी छा गई। और फिर ठीक 2 हफ्ते बाद वो वापस आ गया। वो इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने सामान से भरी गाड़ियां निकाली, हमारे छोटे से किराए के मकान के सामने खड़ी कर दी। नवीद लोधी ने कहा कि अब तुम लोग मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए नया घर लिया है शहर के अच्छे इलाके में। तुम्हारी माँ के लिए अलग कमरा, हमारे बहन भाइयों के लिए अलग कमरे और तुम्हारे लिए खास कमरा जहां तुम अपने हिसाब से अपनी किताबें रख सकोगी, आराम से सो सकोगी, और सबसे बड़ी बात, तुम डॉक्टर बन चुकी हो।
तुम्हारी नौकरी शहर में ही है, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम कर लिया है। ये सब कुछ सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं, और हम इसके साथ उसके नए घर में गए, जो एक खूबसूरत बंगला था। अंदर हर सहूलत मौजूद थी। नौकरानी किचन में काम कर रही थी, माली बागीचे में पौधों को पानी दे रहा था। हर तरफ सफाई और सुकून का एहसास था। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो खुशी के थे। उसने मुझे कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। नवीद लोधी ने वादा पूरा किया। उसने हमसे कहा कि अब तुम किसी और के अस्पताल में काम नहीं करोगी, बल्कि मैं तुम्हारे लिए अपना अस्पताल बनाऊंगा, जहां तुम डॉक्टर बनकर दूसरों की खिदमत करोगी, और तुम्हारे साथ वो तमाम दोस्त भी होंगे जो तुम्हारे साथ थे। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने सोचा, क्या वाकई मेरे ख्वाब हकीकत बनने वाले हैं? उसने मुझे वो बिल्डिंग दिखाई जो पहले खरीद चुका था। वो पहले से अस्पताल की बिल्डिंग थी, लेकिन बंद पड़ी थी। उसने मुरम्मत और सामान के लिए माहिरीन को बुलाया और हदायत दी कि जब तक मेरी हाउस जॉब मुकम्मल हो, अस्पताल तैयार हो जाना चाहिए। और वाकई, जब मेरी हाउस जॉब खत्म हुई, अस्पताल पूरी तरह तैयार था। हर कमरा, हर मशीन, सहूलत मौजूद थी। मैंने अपने उन दोस्तों को जो मेरे साथ हर कदम पर रहे थे, वो नौकरी दे दी। मैंने उनको अपने साथ रखा ताकि उन्हें भी धक्के ना खाने पड़े। हम सब ने मिलकर उस अस्पताल को एक मकसद बनाया। हमने फैसला किया, यहाँ गरीबों के लिए अलग कोटा होगा, जहाँ उनसे एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा। उनका इलाज मुफ्त होगा, दवा भी फ्री मिलेगी, उनके साथ इज्जत से पेश आया जाएगा। मेरे छोटे बहन भाई अब अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी माँ का चेहरा अब हर वक्त मुस्कुराता रहता है। बाबा जी, यानी नवीद लोधी, अब हमारे साथ रहते हैं। कभी कभार गांव चले जाते हैं किसी जमीन के काम के लिए, लेकिन ज्यादा वक्त हमारे साथ गुजारते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ, हमारी जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों आई, इतना दुख, इतना दर्द क्यों मिला? लेकिन फिर दिल कहता है कि शायद इन सब मुसीबतों का सिला यही खुशियों की शक्ल में मिलना था। हमने जिन रातों को भूख से लड़ा, उनका इनाम आज हमारे दस्तरखां पर मौजूद है। आज हमें किसी चीज की कमी नहीं। हम मुतमईन हैं, खुश हैं, और मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं अब खुद डॉक्टर हूँ और दूसरों की खिदमत कर रही हूँ, खासतौर पर उन गरीबों की जो कभी मेरे जैसे हालात का शिकार रहे। मेरे अस्पताल में कोई खाली हाथ नहीं जाता। हम सब मिलकर ये अहद कर चुके हैं कि जो दर्द हमने सहे, वो किसी और को ना सहने दें। जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, और इसमें कामयाब वही लोग होते हैं जो दुखों के अंधेरों में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखते हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में सब्र का दामन थामे रखते हैं, और जो अपनी कोशिश को कभी रायगा नहीं जाने देते, जो हर गुजरने गिरने के बाद संभल कर खड़े होते हैं और दोबारा कदम आगे बढ़ाते हैं, जो हालात की सख्तियों के सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं, और जो अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। अल्लाह कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें, तो वो हमें हमारी सोच से बढ़कर नवाजता है। हर काली रात के बाद रोशन सुबह ज़रूर तुलू होती है। हर दुख के बाद राहत का एक लम्हा ज़रूर आता है। हर आंसू के बाद मुस्कुराहट का एक लम्हा हमारे नसीब में लिखा जाता है। और हमें जिंदगी के नशीबो फराज से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही मुसीबतें हमें मजबूत और निडर बनाती हैं। कामयाबी किसी को आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे बरसों की मेहनत, कुर्बानियां और सब्र छुपा होता है। हमें चाहिए हम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में उस पर भरोसा करें, कभी हार ना माने। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। किसी मजबूर की मदद करना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी दुखी की आंखों के आंसू पोंछ देना, ये सब वो नेकियां हैं जिनका बदला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। हमें चाहिए हम न सिर्फ अपने लिए जिएं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं, क्योंकि किसी की जिंदगी में खुशी की वजह बन जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो इंसान अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए दोनों जहानों में आसानियां पैदा करता है।
इसलिए अपनी मेहनत पर यकीन रखें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रहमत के तलबगार बने रहें, क्योंकि सच यही है कि सब्र के बाद सुकून आता है, दुख के बाद खुशी मिलती है और मेहनत के बाद इनाम ज़रूर मिलता है। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना